अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। ईएनजी 201 की लेक्चर सीरीज़ का आज 38वां लेक्चर है, जो कि है लैंग्वेज रिव्यू के बारे में। सबसे पहले हमने एज अ पैराग्राफ पढ़ा, ठीक है। देन फिर हमने सेंटेंस के लेवल पे पढ़ा कि सेंटेंस के लेवल पे हम गलतियाँ किस तरह से सेट कर सकते हैं। और आज हम पंक्चुएशन को देखेंगे, यानी कि अंदर जो वर्ड्स हैं उनमें जो पंक्चुएशन यूज़ हुई है उसको कैसे सेट करेंगे, किस तरह हमारी जो लैंग्वेज है वो जो है हमारी पंक्चुएशन, हमारे वर्ड्स जो हैं वो उनको चेंज करने से हम अपनी गलतियाँ ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो पंक्चुएशन में आज हम पीरियड यानी कि फुल स्टॉप के कहाँ कहाँ वक्फा देना है, पीरियड करना है, कितना लंबा जुमला होना चाहिए, वो कॉमाज, उसके बाद इंट्रोडक्टरी एलिमेंट्स और ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। आगे से शुरू करते हैं, देन पता चल जाएगा कि क्या क्या आने वाला है। सबसे पहले है कि एब्स्ट्रैक्ट और जनरल लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी चाहिए हमें। एब्स्ट्रैक्ट और जनरल लैंग्वेज ये कि ऐसे अल्फाज जो सामने वाले को जो है वो कंफ्यूज कर दे, यानी ऐसा लफ्ज़ आप यूज़ करें जिसके मुख्तलिफ मीनिंग्स हैं, ठीक है। तो ऐसे वर्ड्स यूज़ नहीं करने चाहिए। आपकी राइटिंग क्लियर कंसाइज होनी चाहिए। लैंग्वेज आपकी स्पेसिफिक होनी चाहिए जनरल की बजाय, ठीक है। तो वैग लैंग्वेज क्या होती है? वैग लैंग्वेज यही होती है कि आप जो कंफ्यूज कर रहे हैं, आपके वर्ड्स जो सामने वाले को कंफ्यूज कर रहे हैं, आपके वर्ड्स एक्यूरेट होने चाहिए, ठीक है। सामने वाला वही मतलब समझे जो मतलब आप लेना चाह रहे हैं। वैग और जनरल की बजाय आपकी स्पेसिफिक और स्पेशल होनी चाहिए राइटिंग, ठीक है। जितना ज़रूरत हो, आपकी ऑडियंस को जितनी ज़रूरत हो डिटेल आप इतनी ही दें, बहुत ज़्यादा ना भर दें, ठीक है। इतने ही फैक्ट्स, स्पेसिफिक फैक्ट्स यूज़ करें जितने पॉसिबल हो सके, ठीक है। इससे ये होगा कि आपकी जो बात है सेम वही बात जो है वो पहुंचेगी सामने वाले को, और आपका मोड जो है वो राइटिंग का थोड़ा साइंटिफिक लगेगा, यानी क्लियर लगेगा, कोई आम बात नहीं लगेगी। दूसरी बात है ऑर्नेट लैंग्वेज। ऑर्नेट लैंग्वेज ये होता है कि अल्फाज को जो है वो थोड़ा क्या कहते हैं, उनको डेकोरेट करने की कोशिश करना, यानी ऐसे वर्ड्स यूज़ करना जो डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं माइंड इंसान का, ठीक है। ऐसे यूज़ नहीं करने, आपने सिंपल वर्डिंग यूज़ करनी है, डायरेक्ट वर्डिंग यूज़ करनी है, यानी घुमा फिरा के बात करने की ज़रूरत नहीं है। यानी ऐसे उल्टे सीधे अल्फाज लाएं कि इंसान अगला जो है वो आप डेकोरेट करने की चक्कर में जो है वो अल्फाज को जो है वो सामने वाले को डिस्ट्रैक्ट कर देते हो मेन पॉइंट से। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यानी ऐसी ऑर्डिनेट लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी। उसके बाद टेक्निकल टर्म्स जो होती हैं वो बहुत एसेंशियल पार्ट होते हैं किसी भी साइंटिफिक या टेक्निकल राइटिंग का। यानी जब भी आपको टेक्निकल राइटिंग कर रहे होते हो, टेक्निकल या बिजनेस आप कोई रिपोर्ट लिख रहे होते हो, तो उस बिज़नेस की जो मेन टर्म्स होती हैं ना, उसकी जो मेन लैंग्वेज होती है, उसकी कुछ खास टर्म्स होती हैं। हर जो है शोबे की कुछ खास टर्म्स हैं, ठीक है। आईटी वाले हैं वो अपनी साइंस की ज़ुबान की, कुछ कंप्यूटर की ज़ुबान की चीज़ें यूज़ करते होंगे, ठीक है। डॉक्टर्स हैं वो अपनी कुछ टर्म्स यूज़ करते हैं, अपनी केमिकल से वगैरह दवाइयों के नामों के, ठीक है। तो हर फील्ड की कुछ ना कुछ टेक्निकल टर्म्स ज़रूर होती हैं, ठीक है। तो उन टर्म्स को यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो दिखाता है कि आप एक प्रोफेशनल इंसान हो। आप जब कुछ एज आप प्रोफेशनलिस्ट कुछ लिख रहे होते हो, तो आपकी राइटिंग से पता चलना चाहिए कि आपका प्रोफेशन क्या है। तो कह रहे हैं कि वही जो आपकी टर्म्स हैं, टेक्निकल टर्म्स, उनको यूज़ ज़रूर करें, और ऐसी टर्म्स यूज़ करें जो स्पेशलाइज्ड करे आपके कंसेप्ट को सामने वाले को समझने के लिए आसानी हो। अगली है बायस्ड लैंग्वेज यूज़ ना करें, यानी कि जिसमें किसी की जो है वो जेंडर पे तनकीद हो रही हो, किसी की लुक पे तनकीद हो रही हो, ठीक है। कुछ भी ऐसी चीज़, किसी की मतलब नस्ल पे, कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें किसी एक को प्रोमिनेंट किया जा रहा हो, किसी एक को अंडरमाइन किया जा रहा हो, वो आपने यूज़ नहीं करनी, ठीक है। चाहे किसी की एज पे हो रही हो, कुछ भी हो रहा हो, ऐसी लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी। हमेशा न्यूट्रल न्यूट्रल बात करनी है, जिसमें किसी भी एक को ना लग रहा हो कि उसे अंडरमाइन किया जा रहा है। फिर उसके बाद आप पंक्चुएशन पे आते हैं। पंक्चुएशन मतलब कि क्लैरिफाई होना चाहिए कि किस तरह आपने वर्ड्स, किस तरह आपने क्लॉजेज, किस तरह सेंटेंस को इकट्ठा करके रखना है, ठीक है। तो जो जितनी भी साइंटिफिक और जो टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनमें ये डिटेल से ये चीज़ देखी जाती है कि आपका स्टाइल जो है वो कितना अप्रोप्रिएट और कितना अनअप्रोप्रिएट है, ठीक है। जिससे डिपेंड करता है कि आपका जो राइटिंग है वो कितनी डिसिप्लिन है। तो पंक्चुएशन में मेन 3 चीज़ें हैं, पीरियड्स, कॉमास और कॉलन्स, ठीक है। इनके अंडर ही बाकी सारी चीज़ें फिर आगे आ जाएंगी, ठीक है। सेमी कॉलन्स हैं, क्वेश्चन मार्क्स हैं, एक्सक्लेमेशन पॉइंट होता है, ठीक है। एपोस्ट्रॉफीज़ हैं, कोटेशन मार्क्स हैं, हाइफन्स हैं, डैशेस, पैरेंथेसिस, ब्रैकेट्स, ये सारी चीज़ें अब हम ये पढ़ेंगे कि ये किस तरह यूज़ होंगी। अब सबसे पहले जो चीज़ हमने यूज़ पढ़ी, अब पीरियड का तुम्हें पता है कि जब भी जुमला खत्म होगा वहाँ पे हमने पीरियड यानी कि फुल स्टॉप लगाना है, ठीक है। पीरियड्स ऐसे बनाएं कि सामने वाले को बात समझ आ रही हो, बहुत छोटे जुमले नहीं होने चाहिए, बहुत बड़े नहीं होने चाहिए, फुल स्टॉप लगा देना। अब आते हैं कॉमास पे। तो आज के हम इस टॉपिक में जो है वो कॉमास पे सिर्फ पढ़ेंगे कि कॉमा कहाँ कहाँ यूज़ होता है। बाकी सारी चीज़ें हमारे नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें आएंगी। तो आज हम जस्ट कॉमास को पढ़ेंगे कि कॉमा कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो सबसे पहला है इंट्रोडक्टरी एलिमेंट्स। इंट्रोडक्टरी एलिमेंट्स जो है use commas to set off transitional words and phrases, introductory clauses, introductory phrases to single where the introductory element finishes and the main part start। यानी कि जब आपका इंट्रोडक्टरी एलिमेंट ख़त्म होता है और मेन पार्ट शुरू होता है, उससे पहले आपने कॉमा लगाना है। यानी कि शुरू का जो इंट्रोडक्टरी एलिमेंट है ना, अब शुरू करने लगे हो किसी के बारे में बात, ठीक है। तो उसका जो इंट्रोडक्टरी एलिमेंट लिखोगे उसके बाद आपने कॉमा लगाना, देन उसके बाद आपने जो तो उसके आगे जो डिटेल है वो शुरू करनी है। उसके बाद है ट्रांजिशनल वर्ड्स एंड फ्रेजेस। तो ट्रांजिशनल वर्ड्स और फ्रेजेस जो होते हैं, जैसे कि जो देयर फॉर,
ठीक है, बिकॉज, ये सारे वर्ड जो होते हैं जो ट्रांजिशन पैदा करते हैं। इन एडिशन, जो पिछले जुमले को अगले जुमले के साथ जोड़ते हैं, इनके बाद आपने कॉमा यूज़ करना है। उसके बाद इंट्रोडक्टरी क्लॉजेज, प्लेस अ कॉमा आफ्टर इंट्रोडक्टरी डिपेंडेंट क्लॉज, यानी कि जब आपको पता है कि एक जुमला है जो दूसरे जुमले पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, तो जब वो दो जुमले हैं लेकिन वो डिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है, एक जो है दूसरे पे डिपेंड कर रहा है, एक की बात उस वक्त तक समझ नहीं आएगी जब तक दूसरा उसके साथ नहीं मिलेगा, तो उनके दरमियान फिर कॉमा लगता है, फुल स्टॉप नहीं लग सकता यहाँ पे, ठीक है। और अगर इंडिपेंडेंट हो तो आपको याद हो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था, उसमें फिर हमने क्या करना है, सेमी कॉलन लगाना है, हम कॉमा नहीं लगा सकते, कॉमा लगाने से वो गलत हो जाएगा। डिपेंडेंट होंगे तो कॉमा लगाएगा, और इंडिपेंडेंट अगर दो जुमले होंगे तो उनमें क्या लगेगा, सेमी कॉलन लगेगा। आगे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस ज्वाइनिंग इंडिपेंडेंट क्लॉजेज, और अगर दो जो है इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लॉजेज है, तो उनमें हम कॉमा नहीं लगा सकते, पहले या तो सेमी कॉलन लगता है तो या फिर कंजक्शन लगा के देन फिर कॉमा लगेगा, ठीक है, यानी कि एंड लगा दें, सो लगा दें, जो भी कंजक्शन ऐसी जो उन दोनों जुमलों को मिलाए, फिर उस कंजक्शन से पहले आप क्या लगा देंगे, कॉमा लगा देंगे। और ये डिपेंड करता है, आप कॉमा को ओमिट भी कर सकते हो, यानी कि डायरेक्ट कंजक्शन लगा के भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपका क्लॉज जो है वो बहुत शॉर्ट, बहुत क्लोज है, तो फिर आप पे डिपेंड करता है कि आप कॉमा ना लगाओ, लेकिन लगाया जा सकता है पंक्चुएशन के लिहाज से, ये राइट चीज़ है। फिर है एलिमेंट्स इन अ सीरीज़, यानी कि आपने कोई भी जो आइटम्स हैं अगर उनकी सीरीज़ है, यानी 4-5 है, चाहे नाम है, 4-5 चीज़ें हैं, कुछ भी है, जब आप सीरीज़ बयान करते हो तो उनके दरमियान कॉमा ज़रूर लगता है। यानी 4-5 नाम है, जैसे अली है, अकबर है, हमज़ा है, एंड ये सारे गए, तो ठीक है, तो आप जब इनके नाम लिख रहे होगे तो इनके दरमियान कॉमा आएगा, यानी कि किसी भी एलिमेंट्स की सीरीज़ आप जब बयान करते हो, सीरीज़ में जो चीज़ लिखी जाती है तो उसमें क्या लगता है, कॉमा लगता है। फिर आ गया कोऑर्डिनेट मॉडिफायर्स, यानी कि दो मॉडिफायर्स को जब आप कोऑर्डिनेट कर रहे होते हो तो उनके दरमियान कॉमा लगेगा, यानी कि एंड, जिस तरह के दो लोगों को दरमियान जब जोड़ रहे हो, बिटवीन में एंड लगा रहे हो, तो उससे पहले आप कॉमा लगाओगे। फिर उस पर नॉन रिस्ट्रिक्टिव मॉडिफायर्स, यानी कि दो जो नॉन रिस्ट्रिक्टिव मॉडिफायर्स होते हैं जैसे विच, वू, व्हेन, ये सारी चीज़ें, इनसे पहले कॉमा लगेगा। फिर पैरेंथेटिक एलिमेंट्स वो होते हैं जब आपने कोई जुमला आपने लिखा है, उसके दरमियान आप ब्रैकेट में जो चीज़ किसी एक चीज़ की वजाहत के लिए लिख रहे होते हो ना, फॉर एग्जाम्पल आपने ग्रैंड मदर लिखा, ठीक है, ग्रैंड मदर लिखा तो आपने ब्रैकेट में लिख दिया है मदर ऑफ माई फादर, ठीक है, यानी कि आपके पूरे जुमले अक्सर आपने देखा होगा कि ऐसे पूरा पैरा लिखा होता है और उसके दरमियान कोई मुश्किल लफ्ज़ वर्ड होता है और ब्रैकेट के अंदर उसकी वजाहत लिखी होती है, ये कुछ भी ऐसी चीज़, ठीक है, कि मैं उसके घर गया और आगे ब्रैकेट में लिखा होता है कि 6 बजे, ठीक है, कुछ भी ऐसी चीज़ जो आपकी जो उस पूरे जुमले की फ़्लो को ख़त्म नहीं करती, लेकिन आप वजाहत के लिए दरमियान में लिख देते हो, तो वो पैरेंथेटिक एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि जिसको आप ब्रैकेट में दरमियान में लिख देते हो। तो कहते हैं कि उसके अंदर अगर आपने जो है वो पैरेंथेटिक एलिमेंट्स यूज़ किए हैं तो उसमें आप कॉमा लगाओगे। उसके बाद है एलिप्टिकल कंस्ट्रक्शंस ये होती हैं कि आप जो है वो एक वर्ड जो है वो एक मतलब दो जुमले आप इकट्ठे लिख रहे होते हो तो उसमें एक ही चीज़ यूज़ हो रही होती है, यानी कि वर्ब अगर एक में वो यूज़ हो रहा है दूसरे में भी वही यूज़ हो रहा है तो सिर्फ आप पहले में यूज़ करते हो, ठीक है। वो जैसे कि अब मैं कहूँ कि द मई वॉज हॉट एंड द जून सेम, ठीक है, अब मैंने लिख दिया है कि मई वॉज हॉट, कि मई जो है वो गर्म था, एंड द जून सेम, अब मैंने जून में वॉज भी नहीं लगाया, हॉट भी नहीं लगाया, ठीक है, क्यों, क्योंकि वही बात मैं इसके बारे में भी कर रही हूँ। तो ऐसे जो भी जुमले होते हैं जिनमें एक में वो चीज़ यूज़ हो रही है दूसरे में हम जो है उसे ओमिट कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, तो इन दोनों को जोड़ने से पहले दरमियान भी कॉमा लगाया जाता है, ठीक है। तो ये कौन से जुमले होते हैं, एलिप्टिकल कंस्ट्रक्शन होती हैं। फिर उसके बाद कहते हैं स्पेशलाइज्ड यूज़ ऑफ कॉमास, स्पेशलाइजेशन के बारे में भी इसके कुछ कॉमा यूज़ होते हैं। वो कहते हैं कि नंबर्स में जब 5 या 5 से ज़्यादा डिजिट हों तो फिर हम जो है वो राइट साइड से 3 लफ्ज़ छोड़ के काउंट करके हम कॉमास लगाना शुरू करेंगे, हर 3 के बाद कॉमा लगेगा। ये मैथमेटिकल जो है वो उसमें ये रूल है मैथमेटिक्स का कि जब आपकी 5 या 5 से ज़्यादा रकम हो तो फिर आप राइट साइड से 3 काउंट करके हर 3 के बाद कॉमा लगाओगे, ठीक है। तो ये इसके यूज़ है। उसके बाद हम ओरल कम्युनिकेशन की 2 टाइप्स होती हैं, एक एक्सटेम्पोर है और एक प्रॉम्प्टो। वैसे तो मेमोराइजेशन और रीडिंग भी है लेकिन मेन 2 यही हैं, ठीक है, क्योंकि मेमोराइजेशन में आप क्यों कॉमा लगाओगे, मेमोराइजेशन में वो चीज़ नहीं होती, ज़ुबानी आप बोल रहे हो, रीडिंग में भी वो नई चीज़ यूज़ होती है, लेकिन एक्सटेम्पोर और प्रॉम्प्टो में हम जो है नेक्स्ट लेसन में देखेंगे कि किस तरह जो है वो हम पंक्चुएशन का इस्तेमाल करेंगे। तो व्यूअर्स ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी का कोई कन्फ्यूजन हो, कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।